ज़ेलेंस्की सेना का यह प्रतिशोध तब शुरू हुआ जब रूसी फौज ने आधी रात को पूरे यूक्रेन को दहला दिया। पुतिन ने एक तरफ ट्रंप को संकेत दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध के लिए नए मोर्चे खोल दिए। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दे दिया है? क्या ट्रंप को झांसा देकर पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लेना चाहती है? इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है सुपर प्राइम टाइम की यह पहली एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ट्रैप में एक बार फिर से फंस गए हैं। पुतिन का वॉर गेम यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। पुतिन ने ट्रंप के साथ जो धोखा किया है उससे यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका के साथ वार्ता में अच्छी बातें कर इस बात का संकेत दिया कि रूस ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम कर सकता है। इधर क्रेमलिन में ट्रंप के दूत और पुतिन के बीच वार्ता खत्म हुई और उधर युद्ध भूमि में तबाही का नया तूफान आ गया। पुतिन की सेना ने 6 और 7 अगस्त को आधी रात यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की। दरअसल पुतिन ने ट्रंप को अपने ट्रैप में फंसा लिया है। पुतिन ने समझौते का झांसा देकर ट्रंप को एक बार फिर कुछ समय के लिए शांत कर दिया है। ट्रंप जब तक शांत रहेंगे तब तक रूसी सेना यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगी। ट्रंप के कार्यकाल में 6 अगस्त को रूस और अमेरिका के बीच चौथी बातचीत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हर वार्ता के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूभाग पर कब्जे किए। इस बार भी पुतिन और उनकी सेना का यही प्लान है। इसीलिए रूसी सेना यूक्रेन पर जल, थल और नभ से ऑलराउंड अटैक कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयरफोर्स अब यूक्रेन पर Su-57 लड़ाकू विमानों से भी मिसाइल वर्षा कर रही है। और उत्तर और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण हमलों के पीछे का प्लान क्या है, अब जरा इसको ध्यान से समझिए। रूसी फौज चेर्निहिव, सूमी और खार्किव में जबरदस्त हमले कर रही है। हमले कर यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रही है। चेर्निहिव, सूमी और खार्किव में रूस बफर जोन बनाना चाहता है। बफर जोन के जरिए रूसी सेना अपने देश की रक्षा करेगी। बफर जोन की मदद से न सिर्फ यूक्रेन के हमलों को रोका जाएगा बल्कि यूक्रेन पर अटैक भी किया जाएगा। इसी सिक्योरिटी जोन की मदद से क्रेमलिन ने कीव पर कब्जे का प्लान बनाया है। कीव पर कब्जा करके पुतिन वहां अपनी कठपुतली सरकार बना सकते हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भीषण हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क में रूस की पैदल सेना ने जबरदस्त हमला किया। अटैक में यूक्रेन के सैन्य वाहन और ड्रोन सेंटर तबाह हो गए। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी इन्फेंट्री यूनिट भी मारी गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को फैब 3000 बम से हमला कर खत्म कर दिया। रूस ने ड्रोन की बरसात कर नीप्रो शहर में जबरदस्त तबाही मचाई। खेरसोन में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में भी ड्रोन हमले किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। रूस के भीषण हमले की वजह से यूक्रेनी फोर्स युद्ध में टिक नहीं पा रही है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा जमाता जा रहा है।
पुतिन सेना की नजर अब उत्तरी यूक्रेन और उसके बाद कीव समेत मध्य यूक्रेन पर है। तो यूक्रेन में युद्ध का नया केंद्र कौन सा फ्रंट बन गया है, अब इसे समझिए। चासिव यार के बाद कुपियांस्क में भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन का चासिव यार एक पहाड़ी पर स्थित है। चासिव यार की सीमा एक नहर से लगती है। चासिव यार में रूसी सेना किलेबंदी कर रही है। उत्तरी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है रूसी फौज। उत्तरी यूक्रेन से कीव की तरफ बढ़ने का प्लान है। पुतिन और उनकी सेना अपने प्लान में कैसे कामयाब हो रही है, अब आपको इससे जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 6 अगस्त 2025। इस तारीख को मॉस्को में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को कई सकारात्मक संदेश दिए। पुतिन ने कहा कि वो ट्रंप से आमने सामने की मुलाकात करना चाहते हैं। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि वो यूक्रेन में हमले रोक सकते हैं। पुतिन ने मुलाकात की इच्छा जताई तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही पुतिन के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ आमने सामने की मुलाकात करेंगे। यानी पुतिन के सकारात्मक संकेत से ट्रंप खुश हो गए। पुतिन का वॉर गेम भी यही था, ट्रंप को खुश कर उन्हें शांत करना। एक तरफ पुतिन ने सीज फायर का भरोसा दिया और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के गृहनगर समेत पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया। पुतिन का रुख और रूसी सेना के हमले इस बात के सबूत हैं कि युद्ध विराम से पहले ही पुतिन यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप की दी हुई समय सीमा कुछ घंटों बाद खत्म होने जा रही है। इसके बाद रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। रूस के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं। तेल ढोने वाले उसके शैडो फ्लीट पर हमले हो सकते हैं। ये सारी आशंकाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए रूस ने नेटो से सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप में इस वक्त न्यूक्लियर भय फैला हुआ है क्योंकि रूस ने अपनी सुपर मिसाइल के परीक्षण की तैयारी तेज कर दी है और इसके साथ ही गठबंधन के साथी देश को भी वॉर रेडी कर दिया है। देखिए पुतिन का एटमी ब्लूप्रिंट क्या है और वॉर का नया फ्रंट कहां खुल सकता है। युद्ध विराम वार्ता असफल हो चुकी है। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर अंतिम प्रयास भी काम नहीं आया। ट्रंप पुतिन पर सामरिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी काम नहीं आ रहा है। यह साफ हो चुका है कि रूस के राष्ट्रपति सीज फायर नहीं लागू करेंगे। ऐसा नहीं होता तो अमेरिका यूरोप के साथ संबंध और बिगड़ेंगे। ऐसे हालात में रूस की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली हथियारों की जरूरत होगी। रूस के भंडार में एक से बढ़कर एक परमाणु मिसाइलें हैं, लेकिन अब पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल को मोर्चे पर उतारने का ऐलान कर दिया है जिससे गिराना मुश्किल है। इसीलिए रूस ने 33 साल बाद नोवाया जेमेलिया टेस्टिंग साइट को खोल दिया है। इस साइट पर रूस बड़े परमाणु परीक्षण करता रहा है। अब नोवाया जेमेलिया से पुतिन ने सुपर क्रूज मिसाइल के परीक्षण का आदेश दे दिया है। बोरिवेस्टिक रूस की सुपर क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से नहीं चलती, बल्कि यह न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। मिसाइल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। यह करीब 20 साल तक लगातार उड़ सकती है। ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल लेती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और रास्ता बदलने की काबिलियत इसे सटीक और अजेय बनाती है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। नेटो ने इसे SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम दिया है।
इस मिसाइल को फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। अब तक दुनिया में सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रूस ने पहली बार मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। यह काम सबसे कठिन है और इसीलिए रूस को मुसीबतें भी उठानी पड़ी। 2019 तक इस मिसाइल के कई टेस्ट किए गए। 2019 के परीक्षण में मिसाइल ने 2 मिनट में करीब 36 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। इसके बाद यह बैरेंट्स सागर में क्रैश हो गई थी। मिसाइल को समंदर से निकालने में विस्फोट हुआ और इस धमाके में रूस के 7 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। 2023 में ही पुतिन ने कहा था कि रूस की पूरी बैलिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी हो चुकी है और 2025 में इसे तैनात कर दिया जाएगा। वालदाई समिट में पुतिन ने इसे वॉर रेडी करने की बात कही थी और अब इसका अंतिम परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने अपने गठबंधन के सहयोगी देश बेलारूस को भी जंग के लिए तैयार कर दिया है। सबात 2025 युद्धाभ्यास के लिए रूसी सेना बेलारूस पहुंच चुकी है और इसी बहाने यूक्रेन की सीमा पर सैन्य तैनाती की जा रही है। तो बेलारूस में युद्ध का मैदान तैयार कर दिया गया है। रूसी फौज की पहली टुकड़ी जापाट 2025 युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस पहुंच चुकी है। यह युद्धाभ्यास यूक्रेन की सीमा पर किया जा रहा है। इस बहाने से यूक्रेन की सीमा पर सैन्य तैनाती की जा रही है। बेलारूस ने यूक्रेनी सीमा पर सैन्य वाहनों की संख्या बढ़ा दी है और इसके साथ ही नई MLRS ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। एयर असॉल्ट यूनिट के ड्रोन ऑपरेटर भी यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके हैं। यह तैनाती इस बात का संकेत है कि जरूरत पड़ी तो पुतिन तुरंत नेटो और यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस से फ्रंट खोल सकते हैं। नेटो से सीधी जंग की आशंका कभी भी सच साबित हो सकती है, क्योंकि अब रूस के विस्फोटक ड्रोन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बरस रहे, उसके पड़ोसी देशों में भी पहुंचने लगे हैं। छह अगस्त को रोमानिया की सीमा के करीब रूस के ड्रोन गिरे हैं। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर 6 अगस्त की रात ड्रोन हमले किए। यह इलाका रोमानिया की सीमा से सटा है। रोमानियन रडार ने रूसी ड्रोन को ट्रेस किया। खतरे को देखते हुए रोमानिया ने F-16 विमान आसमान में तैनात कर दिए। ये जेट पूरी रात रोमानिया की सीमा पर गश्त लगाते रहे। हालांकि रूस का कोई ड्रोन रोमानिया की जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन इससे पहले नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया में 2 बार रूसी ड्रोन पहुंच चुके हैं। जुलाई को रूस का एक ड्रोन मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में गिरा। उससे पहले 10 जुलाई को भी रूसी ड्रोन लिथुआनिया में गिरा था। लिथुआनिया ने कहा है कि यह नेटो की वायु सीमा का उल्लंघन है। नेटो को रूस के खिलाफ कार्रवाई को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाने की अपील की है। नेटो ने भी रूस के खिलाफ सैन्य तैनाती तेज कर दी है। पोलैंड ने रूस के कैलिनिनग्राड बेस के करीब टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर टैंक तैनात किए गए हैं। कैलिनिनग्राड रूस का न्यूक्लियर फोर्स बेस है। माना जाता है कि रूस कैलिनिनग्राड या फिर आर्कटिक के बेस से नेटो पर हमले शुरू कर सकता है। इसीलिए नेटो ने अब आर्कटिक के जमे हुए समंदर में भी अपनी ताकत बढ़ाने का मिशन तेज कर दिया है। तो आर्कटिक में नेटो की ताकत बढ़ाने के लिए यूएस, कनाडा और फिनलैंड का गठबंधन हुआ है। इन 3 देशों की 4 शिप बिल्डर्स कंपनियों के बीच डील हुई है। ICE पैक्ट समझौता किया गया है, जिसके तहत शिप बिल्डिंग काम छेड़ा जाएगा। अब रूस से मुकाबले के लिए एडवांस ASC यानी आर्कटिक सिक्योरिटी कटर शिप तैयार होंगे। ये नेटो का आर्कटिक में वर्चस्व बढ़ाने का मिशन है, क्योंकि आर्कटिक में पूरे नेटो के मुकाबले रूस ज्यादा मजबूत है। इस क्षेत्र में रूस के 50 से ज्यादा बेस हैं।
आर्कटिक में रूस का मुकाबला करने में अभी नेटो को कई बरस लगेंगे, क्योंकि रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एडवांस्ड आइस ब्रेकर हैं। रूस किसी भी समय आर्कटिक के किसी भी क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। यहां उससे मुकाबला मुश्किल है, लेकिन जमीन पर नेटो की संख्या और शक्ति ज्यादा है। इसीलिए रूसी बॉर्डर के करीब नेटो अपनी सैन्य शक्ति तैनात करके रूस पर दबाव बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका अब रूस से पूर्ण युद्ध विराम की जगह सीमित सीज फायर पर बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि हथियार कारोबार की वजह से ट्रंप ने अब नीति बदल ली है। अब रूस यूक्रेन का युद्ध काफी लंबा खींच सकता है, क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को लगातार हथियारों की सप्लाई करेंगे, जबकि रूस पर नए प्रतिबंध लगाएंगे या लगा सकते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि रूस को आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर बनाया जाए। ट्रंप की रूस यूक्रेन नीति की गवाही देती ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ क्रेमलिन में ट्रंप के दूत विटकॉफ पुतिन से युद्ध विराम पर बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिकी बम से रूसी कमांड पोस्ट को नष्ट कर रहा था। एक तरफ रूस की एक और रिफाइनरी धधक रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की से फोन पर बात कर रहे थे। एक्सपर्ट्स अब रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के प्लान को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप के लिए अहम अब हथियारों का कारोबार है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम कराना सिर्फ एक दिखावा है। ट्रंप की वजह से युद्ध अभी और लंबा चलेगा। सीज फायर के नाम मामूली समझौते हो सकते हैं। एक तरफ पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने का मिशन चल रहा है, तो वहीं यूक्रेन जो कर रहा है उससे पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है। यूक्रेन लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद एफएप्स की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यह रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन रूस के रेलवे स्टेशंस को लगातार निशाना बना रहा है। कोशिश रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना है। इसी कड़ी में यह हमला वोल्गोग्राद के सुरोविकिनो स्टेशन पर हुआ। वोल्गोग्राद से दक्षिण यूक्रेन में हथियार सप्लाई होती है। दक्षिणी हिस्से में मौजूद सेना को रसद भी यहीं से भेजी जाती है, लेकिन हमले के बाद इस रेल रूट को बंद करना पड़ा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से हथियार की सप्लाई हो रही है, जिसके बाद रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत हुई है। यूक्रेन के जिन इलाकों में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वहां अब जबरदस्त पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। सुमी में भी रूसी सेना का कब्जा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज आधुनिक हथियारों से पलटवार कर रही है। ज़ेलेंस्की खुद सेना का हौसला बढ़ाने सुमी पहुंच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने खार्किव का दौरा किया था। एक तरफ रूस पर बड़े पलटवार की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की उम्मीद भी कर रहे हैं। З нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто захищає, активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщі. Сьогодні річниця Курської операції. ट्रंप भी युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि युद्ध विराम मौजूदा हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रंप के हथियारों की वजह से ही रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है और रूसी सेना इसका इंतकाम लेने के लिए हमला करेगी। यानी युद्ध और भीषण होने वाला है। सिर्फ सुमी में ही रूस के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है।
तो सूमी में एक बार फिर यूक्रेनी फौज ने पलटवार किया है। सूमी में यूक्रेनी सेना ने मशीन गन से प्रहार, रॉकेट लॉन्चर और ड्रैगन ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर बहुत अधिक हुआ है। सूमी में कब्जे के मिशन से दाखिल हुई रूसी फौज पर आसमान और जमीन से लगातार हमले हुए। सूमी में ऑपरेशन चलाने का प्लान यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने तैयार किया था। यूक्रेन के भीषण प्रहार से 330 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। सूमी में 10 दिनों में यह दूसरा हमला है। सूमी में मौजूद रूसी सेना एक बार फिर पीछे जाने को मजबूर हो गई है। ट्रंप को लग रहा है कि रूस पर जितने घातक हमले होंगे, युद्ध विराम कराना उतना ही आसान होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें रूस और भीषण हमले कर सकता है और यूक्रेन से प्रतिशोध लेने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त युद्ध को पूरी तरह से नहीं रुकवाएंगे, क्योंकि नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। यूक्रेन भी अमेरिका से हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका को हथियार बेचकर भारी मुनाफा हो रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम हो गया तो हथियारों की डील भी कैंसिल होगी, जिससे अमेरिका को बहुत अधिक नुकसान होगा। ऐसे में सवाल है कि फिर ट्रंप पुतिन से क्या बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बड़े ठिकानों पर हमले न करने का समझौता होगा। रूस हवाई हमले रोकने का समझौता कर सकता है। रूस को जमीन पर युद्ध की इजाजत दी जा सकती है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत ड्रोन है। अमेरिका भी यूक्रेन से ड्रोन ले रहा है। ऐसे में ड्रोन युद्ध रुकवाने पर अमेरिका को भारी मुनाफा हो सकता है। जमीनी युद्ध के लिए हाइमर्स की डिमांड होगी। गोला बारूद और टैंक का कारोबार बढ़ जाएगा। आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहनों को यूक्रेन भेजा जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप खुद पूर्ण युद्ध विराम नहीं होने देंगे। रूस को जमीन पर युद्ध करके यूक्रेन में कब्जे का लालच दिया जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन में कई वर्षों तक युद्ध चलता रहेगा और अमेरिका का हथियार कारोबार बढ़ता रहेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ नेटो देशों के लीडर्स से भी बात की है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप युद्ध को यूक्रेन तक सीमित रखना चाहते हैं। पुतिन से यूरोप में हमला न करने की डील हो सकती है। ट्रंप नेटो देशों को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। पुतिन से यूरोप पर हमला न करने की शर्त रखी जा सकती है। ऐसे में यूरोप यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करेगा। सूमी की तरह ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने हमला तेज कर दिया है। तो सूमी और ज़पोरिजिया में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। यूक्रेनी फौज ने फिर कब्जे वाले इलाके में हमला किया। यूक्रेन ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए रूसी सेना के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिकी GBU-62 का इस्तेमाल किया। ज़पोरिजिया में भी यह दूसरा बड़ा अटैक है। इससे पहले रूसी सेना के काफिले को टारगेट किया गया था। ज़ेलेंस्की को घातक हथियार और पुतिन को प्रतिबंधों का डर। एक बार फिर अमेरिका से शुक्रवार को प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि रूस को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान हो और भविष्य में रूस बेहद कमजोर हो जाए। इसी वजह से अमेरिका युद्ध को खींचने की रणनीति पर काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पुतिन ट्रंप मिलकर आंशिक सीज फायर कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है। लेकिन इस बीच नेटो के दूसरे देशों ने यूक्रेन को बचाने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब यूक्रेन उन फ्रंट पर हमले कर रहा है जहां रूस को बढ़त हासिल है। इसकी शुरुआत काला सागर से हुई है,
जहां रूस के एक आइलैंड पर यूक्रेन ने आधी रात धावा बोला और अपना ध्वज लगा दिया। अब बौखलाया रूस आज रात यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन में संपूर्ण तबाही के लिए नए पैटर्न से हमले का प्लान बनाया है। एक दो हमले को छोड़ दिया जाए तो अभी तक काला सागर शांत था, लेकिन अब धधक उठा है। इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह है क्रीमिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। दूसरी वजह है काला सागर में रूस के आइलैंड तेंद्रिवस्का पर यूक्रेन का कब्जा। और तीसरी वजह है इन हमलों के पीछे नेटो का ब्लूप्रिंट। यानी अब काला सागर फिर से युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। अब कभी भी बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने काला सागर में मौजूद रूसी खेमे में तबाही मचाकर पुतिन का पारा हाई कर दिया है। अब आज रात रूस पलटवार करके अपने आइलैंड को वापस ले सकता है, साथ ही यूक्रेन के बंदरगाहों को बर्बाद कर सकता है। जिस आइलैंड पर यूक्रेन ने कब्जा किया है उसका नाम तेंद्रिवस्का स्पित है। इसकी ओडेसा से दूरी करीब 60 नॉटिकल मील है, जो समुद्र में करीब 111 किलोमीटर बैठती है। ओडेसा से इतनी दूर यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इसे रूस से छीन लिया। यह हमला ठीक उसी पैटर्न पर था जैसे स्नेक आइलैंड पर किया था। यूक्रेन ने 30 जून को स्नेक आइलैंड रूस से वापस ले लिया था, जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत स्नेक आइलैंड से ही की थी। इसी तरह से तेंद्रिवस्का स्पित पर भी हमला किया और 6 अगस्त को रूस से छीन लिया। अब यूक्रेनी सेना ने आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। बाल्टिक सागर में पहले ही नेटो और रूस में टकराव बढ़ रहा है, जबकि अब काला सागर में भी दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि तेंद्रिवस्का स्पित पर हमले का पूरा प्लान नेटो ने बनाया है। खासतौर से ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यहां तक कि हमले पर आखिरी वक्त तक ओडेसा में मौजूद नेटो कमांड सेंटर से निगरानी रखी गई। 5-6 अगस्त की रात को स्पेशल ऑपरेशन किया गया। ओडेसा पोर्ट से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसमें यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो को तेंद्रिवस्का स्पित आइलैंड से कुछ दूरी तक वॉरशिप से पहुंचाया गया। इस दौरान क्रीमिया पर ड्रोन दागे गए, जिससे रूस का फोकस पूरी तरह क्रीमिया पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद रबर की नावों से तेंद्रिवस्का स्पित पर यूक्रेनी कमांडो जा पहुंचे। यूक्रेनी कमांडो ने सबसे पहले वहां गश्त कर रही रूसी बोट को तबाह किया। उसके बाद तेंद्रिवस्का स्पित आइलैंड में जा घुसे। इस दौरान यूक्रेन ने सी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, साथ ही छापामार तरीके से आइलैंड पर मौजूद रडार स्टेशन उड़ा दिए। हमला इतना एररलेस था कि रूसी सैनिकों को समझने में काफी देर लगी, क्योंकि क्रीमिया के कमांड सेंटर से तेंद्रिवस्का स्पित का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया था, जबकि सेवेस्तोपोल पर खड़े वॉरशिप और कॉम्बैट बोट पर भी हमले किए जा रहे थे। इस सीक्रेट हमले से रूस को गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि काला सागर में उसके वर्चस्व को सीधे तौर पर नेटो ने चुनौती दी है। और यूक्रेन ने आइलैंड पर कब्जा करके बता दिया है कि वो समंदर में रूस पर भारी पड़ सकता है। यूक्रेन ने समुद्र में हमले का पैटर्न बदला है। काला सागर में यूक्रेन का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। अब काला सागर में सबसे बड़ी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इस हमले के पीछे नेटो का हाथ है। नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार भी भेज रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने तेंद्रिवस्का आइलैंड पर यूक्रेनी ध्वज भी लगा दिया। ये सीधे तौर पर रूस को चुनौती है कि अब काला सागर में यूक्रेन फ्रंट फुट पर आ गया है। अब रूस पलटवार जरूर करेगा,
क्योंकि काला सागर पर यूक्रेन हावी हो गया तो पुतिन के ब्लैक सी प्लान का खात्मा हो जाएगा। रूस काला सागर रूट पर कब्जा करके पूर्वी यूरोप का कारोबार रोक देना चाहता है। इसलिए आज की रात यूक्रेन के तमाम बंदरगाहों पर हमला किया जा सकता है। सबसे पहला टारगेट ओडेसा पोर्ट है। इसका इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इसी पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है, जबकि मैकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खेरसोन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इससे अगला टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा रूस जमीनी हमले भी बढ़ा सकता है। रूस आंशिक युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। एक बार युद्ध विराम हो गया तो बफर जोन बनाकर रूसी सैनिक वहीं रुक सकते हैं। इसी वजह से रूस ने जमीनी जंग में भी हमले का पैटर्न बदला है। अब फ्रंट लाइन पर विदेशी लड़ाकों को भेजा जा रहा है, जो सीज फायर के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। यानी रूस अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। अब रूस की तरफ से चीन, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, लीबिया, सोमालिया के लड़ाके यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। खासतौर से कुर्स्क, बेलगोरोद से लेकर सूमी और खार्किव में उन्हें उतारा गया है। जबकि इससे पहले वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाके भी रूस की तरफ से युद्ध में उतरकर तबाही मचा चुके हैं। दरअसल अब इसी पैटर्न को दोबारा शुरू करके रूस नेटो को काउंटर कर रहा है, क्योंकि नेटो बैकडोर से यूक्रेन की मदद कर रहा है। समंदर में रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ही तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मध्य पूर्व पर एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे। ट्रंप के इरादे बता रहे हैं कि जल्द ही ईरान पर भीषण बमबारी होने वाली है और इस बमबारी में इस्तेमाल होंगे अपग्रेड किए गए B-2 बॉम्बर, जिनकी तैनाती इजराइल में शुरू हो चुकी है। तो क्या ईरान पर फिर बारूदी कहर बरपेगा या फिर ईरान पर इस बार हमला करना इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ेगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य पूर्व के मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता ने ऐसे हालात बना दिए जिसमें ईरान के पास सिर्फ एक ही विकल्प रह गया। विकल्प है खुद को मजबूत करे और हमलों का जवाब दे। और ईरान ने ट्रंप की शर्तों पर झुकने की बजाय यही विकल्प चुन भी लिया और इसी विकल्प ने अमेरिकी हमलों का खतरा भी बढ़ा दिया। मध्य पूर्व में होगा रण, यूएस करेगा आक्रमण। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि ईरान उनका प्राइम टारगेट बन गया है और ईरान पर हमले होकर रहेंगे। Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon, and they can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do, because we'll be back as soon as they start. We'll be back, and I think they understand that. They're just words. ट्रंप के इस बयान के दो मतलब हैं। पहला, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर रहा है, और दूसरा, ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका तैयार है, जिससे पता चलता है कि ईरान अब एटम बम बनाने पर अड़ गया है और ट्रंप के पास ईरान को चेतावनी देने और युद्ध की तैयारी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या इस बार स्थिति वैसी ही है? जवाब ईरान के तेवर से मिलता है। IRGC ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर आने वाले हर खतरे का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है।
और इस बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से भी ज्यादा सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। ये ट्रंप की धमकी का प्रति उत्तर नहीं है, बल्कि बदले हुए हालात में मजबूत ईरान के इरादे हैं। और इस बदले के पीछे हैं ईरान के बड़े समर्थक, जिनमें रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। इनमें रूस और चीन न सिर्फ रक्षा उपकरणों की पूर्ति करने वाले शक्तिशाली देश हैं, बल्कि न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी में भी इन देशों का कोई जवाब नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, तो ईरान का पड़ोसी राज्य होने के नाते न्यूक्लियर हथियार की तकनीक और हथियार निर्माण में वो सहायक हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को अपग्रेड कर लिया है और इन बॉम्बर्स की तैनाती इजरायल में शुरू कर दी गई है, ताकि ईरान पर हमला करने में अमेरिका को ज्यादा समय ना गंवाना पड़े। इसलिए माना जा रहा है कि B-2 बॉम्बर का नया वर्जन लॉन्च करना किसी ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ईरान को सीधी धमकी है। Flying, look at this. ईरान के पास अब एक मजबूत डिफेंस सिस्टम के साथ स्ट्राइकर एयरफोर्स भी है, जो तुरंत जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगी। और इस तैयारी की एक झलक है ईरान की रक्षा परिषद। ईरान के उप प्रधानमंत्री मनोचेहर मोत्ताकी के मुताबिक ईरान की रक्षा परिषद हाइब्रिड युद्ध के अनुकूल है। यही रक्षा परिषद ईरान पर हमले के समय वायु रक्षा प्रणाली ऑपरेट करेगी। इसके अलावा परिषद के सदस्य साइबर क्षेत्र में भी फैसले ले रहे हैं। यानी डिफेंस से लेकर साइबर ऑफेंस तक हर कदम उठाने के लिए ईरान अब पूरी तरह से तैयार है। तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल से अदावत के मुहाने पर ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को खुलेआम समर्थन देना भी शुरू कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह पहले नंबर पर है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान अपने सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ है और हिजबुल्लाह के हर फैसले का ईरान समर्थन करता है। ईरान का यह ऐलान इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सीधी चुनौती बन गया है, क्योंकि लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह के लिए निरस्त्रीकरण की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि हिजबुल्लाह अब सशस्त्र इजराइल पर हमले के लिए तैयार है, जिससे खतरा भांपकर इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमले की है। वो हमले जो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुए हैं। इन हमलों में इजराइल ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया है और दावा है कि इन धमाकों में हिजबुल्लाह का हथियार ठिकाना ही नष्ट कर दिया गया है। इन हमलों का मतलब है कि ईरान की तरफ से प्रॉक्सी संगठनों को मदद मिलने से पहले ही प्रॉक्सी को नष्ट किया जाए, ताकि ईरान कमजोर हो जाए और ट्रंप की शर्तों पर घुटने टेकने पर राजी हो जाए। लेकिन रूस, चीन और पाकिस्तान के समर्थन के बाद शायद ये मुमकिन नहीं है, जिसका मतलब है मध्य पूर्व में भीषण जंग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा को लेकर इजरायल ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है। इसके लिए इजरायल की सुरक्षा परिषद की मुहर लग चुकी है। अब शुरुआत में गाजा में 75% हिस्से का सैन्य अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जा सके, जबकि 25% में विस्थापितों को बसाया जाएगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे से इनकार किया है और गवर्निंग काउंसिल बनाने की बात कही है। ये तबाही, ये विध्वंस, ये चीखें और रोटी के लिए मौत से भिड़ जाने वाली तस्वीरें किसी को भी विचलित कर दें, क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा को करीब करीब समतल मैदान बना दिया है। इतना बारूद झोंका है कि गाजा में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब शायद ये विध्वंस रुक जाए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर फाइनल प्लान बना लिया है। उसे आगे बढ़ाने के लिए इजरायली संसद में फाइनल मोहर लग चुकी है
गाजा के लिए बेंजामिन का फाइनल प्लान क्या है, इसका एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट TV9 के पास है। गाजा में 5 IDF डिवीजन इजराइल उतारने जा रहा है। गाजा पट्टी के करीब 75% हिस्से पर IDF का कंट्रोल होगा, जबकि बाकी के 25% हिस्से में गाजा के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। दक्षिणी गाजा में गाजा के लोगों का विस्थापन किया जा सकता है, जिसके बाद बंधकों को छुड़ाने का फुल स्केल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 5 घंटे चली मीटिंग में फाइनल मोहर लगाकर सेना को ब्लूप्रिंट सौंप दिया गया है। अब सेना की टुकड़ी गाजा के उन इलाकों के लिए रवाना हो चुकी है जहां ऑपरेशन किया जाना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लान की जानकारी पत्रकारों को भी दी, जिसमें भारत के कई पत्रकार शामिल थे, जबकि इससे पहले बेंजामिन ने भारत के इजराइल में राजदूत JP सिंह से भी मुलाकात की थी। भारत इजराइल के बढ़ते रिश्तों का भी जिक्र किया। बेंजामिन का गाजा में ब्लूप्रिंट है। इजराइल का ऑपरेशन 3 फ्रंट पर चलेगा। पहला फ्रंट है हमास लड़ाकों का खात्मा, दूसरा फ्रंट है बंधकों को छुड़ाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन, और तीसरा फ्रंट है गाजा के लोगों का विस्थापन। अगर तीनों फ्रंट पर ऑपरेशन सफल हो गया तो 75% गाजा पट्टी में यहूदी कॉलोनियां बसाई जाएंगी। ठीक लेबनान और वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे वाले हिस्से की तरह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IDF की होगी, और बाकी 25% हिस्से को UN के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इजराइल पर काफी दबाव है, इसलिए उसने गाजा के 25% हिस्से को फिलिस्तीन वासियों के लिए छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन आने वाले वक्त में इजराइल उस हिस्से पर भी कब्जा कर सकता है और गाजा के लोगों को कहीं और विस्थापित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में नया संग्राम शुरू हो सकता है, क्योंकि गाजा की दुर्दशा पर ईरान अरब मुल्कों को एकजुट करने में लगा है। और बेंजामिन के प्लान के विस्फोटक परिणाम आने शुरू हो सकते हैं और अरब फिर से धड़क सकता है, जिसमें सीधे तौर पर इजराइल से जंग जिहाद में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका रूस के बीच तनाव में क्रेमलिन और बीजिंग ने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया है जो अमेरिका को अंदर से कमजोर कर रहा है। यह युद्ध है जासूसी का, जिसमें अमेरिकी तकनीक चुराकर उसकी क्लोनिंग कर जवाब तैयार किया जा रहा है। आखिर कैसे हुआ यह खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। हथियारों की जिस रेस में अमेरिका खुद को सबसे आगे समझता है, जिन हथियारों के गुमान पर दुनिया में सबसे ताकतवर होने का दावा करता है, वही हथियार अब अमेरिका के लिए संकट बन गए हैं। और जिन सैनिकों के दम पर अमेरिका दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन का दावा करता है, वही सैनिक अमेरिका के इस नए संकट का कारण बन गए हैं। स्पाई युद्ध में उतरा रूस, यूएस में सक्रिय जासूस, और ये जासूस कोई रूसी शख्स या वहां से ट्रेनिंग लेकर अमेरिका में सक्रिय हुए लोग नहीं हैं, बल्कि रूस की जासूसी का स्तर यह है कि उसके जासूस अमेरिकी सेना में भी सक्रिय हैं। वो अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अमेरिकी युद्ध टैंकों की संवेदनशील जानकारी चुराई जा रही थी। टैंकों की यह जानकारी रूसी सरकार को भेजी जा रही थी, और इस काम में अमेरिकी सेना का एक सैनिक शामिल था। लेकिन रूस के जासूस सैनिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दावे के तहत सैनिक टेक्सास के फोर्ट ब्लिस में तैनात टेलर एडम ली है, जो अमेरिका के बेहद ताकतवर टैंक की जानकारी रूस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिसने M1A2 अब्राम्स टैंक को कंट्रोल करने वाली तकनीक चुराई थी और इस तकनीक को रूस को भेज रहा था। इसके अलावा एक अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन का डेटा भी उसके पास मिला है। हालांकि जानकारी रूस तक पहुंचने से पहले ही जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दावा यह भी है कि रूस के पास अब्राम्स टैंक की कई महत्वपूर्ण डिटेल वो पहले ही भेज चुका है, जिसके बाद रूस ने इस टैंक की क्लोनिंग कर ली है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये तय है कि रूस और चीन अमेरिका में जासूसी अभियान चला रहे हैं, जिसका प्रमाण है चीन के एक जासूस की गिरफ्तारी।
चीन के 2 नागरिकों को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि दोनों एनवीडिया AI चिप्स को अवैध रूप से चीन भेज रहे थे, जिनमें H100 समेत करोड़ों की लागत वाली AI चिप्स शामिल हैं। हालांकि ये गिरफ्तारी जासूसी के आरोप में न होकर लाइसेंस न होने के आरोप में की गई है।